मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट रिएक्शन हमने देखी थी जो रिंग एक्सपेंशन पढ़ा था, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो पोर्शन हमारा होगा वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। जितने भी रिएक्शंस हैं उनके टाइप्स कैसे होते हैं, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद में जो होंगी वो रिएक्शन होंगी एडिशन रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन होगी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और फोर्थ कैटेगरी में है रीअरेंजमेंट या मान सकते हैं अदर टाइप की रिएक्शंस। इस तरह से हम जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और अदर रिएक्शंस जो है रीअरेंजमेंट में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई कार्बन की चेन है और यहाँ पर कोई XYZ ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और कोई रिएक्टिंग एजेंट रिएक्टेंट्स सपोज कीजिए Y है, इससे रिएक्शन करा, तो ये इस X को हटा करके इसकी जगह खुद इसको रिप्लेस कर दे, Y आ जाता है और X बाहर निकल जाता है। तो इस पैटर्न पर जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो इनकमिंग जो रिएक्टेंट हैं वो पहले से जुड़े हुए किसी सब्सटेंस, किसी ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और ये नया प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें पहले वाला जो बॉन्ड था वो टूटता है, फिर नया बॉन्ड बनता है, और ये रिएक्शन कैसे कैसे होती है वो सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम इसको 3 कैटेगरी में पढ़ लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हम एक बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बताओ सब्स्टिट्यूशन कितने तरह की हो गई? 3 तरह की होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं उनका काफी बड़ा पोर्शन ये रिएक्शंस कवर करती हैं, ठीक है। हर चैप्टर में आपको देखने की मिलेंगे। तो पहले आपको समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और किस तरह से होती है। तो देखो इसमें क्या होगा कि इस तरह की रिएक्शंस में जैसे कोई मैंने एक कंपाउंड बनाया CH3CH2Cl, ओके, ये क्लोरो इथेन है, इथाइल क्लोराइड है, ठीक है। अभी इस पर से Cl की रिएक्शन, इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन में एक हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन कराता हूं, या यूं कहें कि न्यूक्लियोफाइल आपको पता ना क्या होते हैं, और जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, या इलेक्ट्रॉन जिसके पर यूं कहें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दें, इस Cl को रिप्लेस कर दें, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में याद रखना कि न्यूक्लियोफाइल ही न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर ये Cl है, ये आपको पता है ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो ये Cl को ये OH माइनस क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो जैसे मान लीजिए अब ये रिप्लेस करता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH2OH, और ये क्या होगा, Cl माइनस, ठीक है। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या खास बात होगी, एक न्यूक्लियोफाइल
दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा। या यूं कहें कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल पहले से जुड़े हुए न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, हटा देगा। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हुई, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो इसमें खास बात एक आपको ये याद रखनी है कि इन दो न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है, ये रिएक्शन कब अच्छी होंगी, अगर ये जो निकलने वाला ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो, जितना आसानी से निकलेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होंगी, ज्यादा अच्छी होंगी, ज्यादा फास्ट होंगी, इजीली होंगी। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो जितना इजीली निकलेगा ये ग्रुप जितना इजीली निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होंगी, ज्यादा आसानी से होंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि जिसकी बेसिसिटी, जिस ग्रुप की बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी, या यूं कहें उसकी लिविंग नेचर उतनी कम होगी, या बेसिसिटी जितनी कम होगी उसकी लिविंग नेचर क्या होगा, उतनी ज्यादा होगी। तो चलिए ये छोड़ दीजिए, हम डिटेल से मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, अलग से न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है सब अलग से मैं आपको डिटेल से बात करूंगा। तो यहां पर आप ये समझिए कि जितना आसानी से निकलेगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। या दूसरा हम यूं कहें कि जो इनकमिंग ग्रुप है, आप ये बात याद रखिए, इनकमिंग ग्रुप है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये रिएक्शन आसानी से होती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे ज्यादा है, ये इजिली इसको रिप्लेस कर देगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जनरली एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ठीक है, ईथर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर जब ये यहां से निकलता है, ये OH यहां से निकलता है, ये सब यहां से जब निकल रहे हैं, ये माइनस 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 माइनस, इस तरह से जब रिएक्शन हो रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहां से ये सब माइनस वाले न्यूक्लियोफाइल्स, ये सब किससे रिप्लेस हो जाएं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर R की जगह ये क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, X निकल चुका है, या OH निकल चुका है, OR माइनस निकल चुका है, OH निकल चुका है। तो कोई भी अगर नया न्यूक्लियोफाइल आ जाता है पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को हटा करके, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो तरीके से होती है, ये दो मैकेनिज्म होंगे, इनकी हम अलग से बात करेंगे। ये SN1 और SN2 मेथड से होंगे, SN1 और SN2। तो अभी कंपटीशन एग्जाम में क्या होगा, आपको रिएक्शन दी होगी और आपसे अगर ये लॉजिक पता होगा कौन सी रिएक्शन फास्ट देगी, कौन सी स्लो देगी, कौन से टाइप की रिएक्शन देंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक्चुअली सेंस क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ये आपने देखा कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली एलिफेटिक कंपाउंड रहते हैं जिनमें कोई भी सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप जो होता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो तरीके से होती है, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। तो हम इस पर डिटेल से बात करते हैं, पहले ये दोनों थोड़ा थोड़ा और टच कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे SN1 और SN2 की। अभी जो मैंने पढ़ाया उसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा CH3 CH2 और Cl, यहां मैंने लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। हम रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शंस और पढ़ेंगे अलग से डिटेल से, तब उस पर और डिस्कस करेंगे। तो जब ये यहाँ से जब रिडक्शन होता है तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 और CH3, ठीक, और वो Cl निकल रहा है। तो आपने देखा कि इसमें ये मॉलिक्यूल में से Cl निकल चुका है और उसकी जगह क्या आ चुका है, हम इसको ऐसे लिखें CH3 CH2। तो बताइए इसमें और क्या एंट्री होगी, H की एंट्री होगी, ये तो एज इट इज सेम है। तो Cl हट करके इसमें क्या आ गया, रिएक्शन तो इसने की है, रिएक्शन तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, और इस एथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, तो प्रोडक्ट इथेन बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, H का डिफरेंस है। यहाँ से क्या निकला है, Cl निकला है, यहाँ पे क्या है, H आया है। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कि किस चीज की एंट्री हुई है, यानी आने वाला न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है इस रिएक्शन में, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता है यहाँ से जब ये माइनस निकल रहा है इस तरह से डिस्कनेक्ट होगा माइनस, और ये क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर डेफिनेटली Cl माइनस को रिप्लेस करने वाला कोई भी ग्रुप हुआ तो वो क्या आएगा, H माइनस ही आया हुआ होगा, तभी इस पर ये अप्रोच कर रहा होगा।
और H माइनस जब जुड़ रहा है तो ये बना। तो आपको इसमें इस रिएक्शन को देखने से आइडिया लग गया होगा कि Cl को जिसने रिप्लेस किया वो क्या है, H माइनस है। तो यहाँ पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है हाइड्राइड। तो इसमें ऑप्शन जैसे मान लीजिए देता हूँ H प्लस B, H, C, H माइनस D, ये फ्री रेडिकल। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि H पर हमेशा प्लस लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है H माइनस, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस रिएक्शन में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, हाइड्राइड। तो इस तरह से आपको पता चलना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है। तो नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है आपने देख ली। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद में जो दो तरह की होंगी हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है कि कोई एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। जनरली ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ये याद रखना है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जनरली ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे एरोमेटिक कंपाउंड से। तो ये जो रिएक्शंस होती है ना एरोमेटिक कंपाउंड पे, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। एरोमेटिक कंपाउंड उनमें ही जनरली देखने को मिलती है, और उनमें भी खास बात क्या होगी ये आपको याद रखना है, ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग में भी ये जिस इलेक्ट्रोफाइल को हटाएंगे वो होगा H प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस होगा। तो उसमें तो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो रहा था, इसमें क्या रिप्लेस होगा, इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस होगा। और आपको पता है ये बेंजीन रिंग है, मान लीजिए मैं इसको एक जर्नल इसका एक फ्रेमिंग आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ हर कार्बन पे क्या लगे हैं, H लगे हुए हैं। तो ये H है और कोई इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और या कहें उनका सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स वैकेंट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। तो ऐसे एलिमेंट्स को या ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको रिप्लेस करेगा और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने अभी क्या डाल दिया, E, और यहाँ से क्या निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकल गया जो पहले से जुड़ा हुआ था। तो ये जो रिएक्शन है जो मैंने लिखी है, एक फ्रेमिंग की है, एक फ्रेम बनाया इसका, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है जनरली ऐसी रिएक्शंस कहाँ किस में देखने को मिलेगी, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, और वो भी किस पर, ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर क्या निकलेगा, H निकलेगा और वहां पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए कई बार क्या होता है कि हम एकदम पूरा क्लासिकल स्टडी मेथड में हम फंस जाते हैं। ठीक है, पढ़ते रहते हैं लेकिन हमारे वो चीजें समझ में आ नहीं रही है, पढ़ तो लिया लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आपको जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की जाएगी तो आपको इस एरोमेटिक कंपाउंड के डिफेंस में बात की जाएगी। तो ये याद रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड में देखने को मिल रही है, बेंजीन रिंग पर होगी और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किसको रिप्लेस करेगा, H प्लस को रिप्लेस करेगा। डिटेल्स में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसमें फ्री रेडिकल क्या करेगा, एक दूसरे फ्री रेडिकल को रिप्लेस कर देगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने जब पढ़ा था उसके अंदर हम पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स बनते कब है, सबसे बड़ी बात तो ये सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, वो तो बहुत इजी है। एक फ्री रेडिकल क्या करेगा, दूसरे फ्री रेडिकल को रिप्लेस कर देगा। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल बनता कैसे है, तो वो कंडीशन सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की कंडीशंस होंगी। फ्री रेडिकल्स का बना, हाई टेम्परेचर हमने पढ़ा था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, पेरोक्साइड होगा, या पहले से फ्री रेडिकल की प्रेजेंस होगी। ठीक है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी, या फिर क्या हो सकता है कुछ कंडीशन जैसे हमने बताई सल्फ्यूरल SO2Cl2 सल्फ्यूरल क्लोराइड होगा, या फिर NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इस तरह से एक एल्केन लेते हैं और ये मैं Cl2 को ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, ये लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटेगा, डिस्कनेक्ट होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन और इस पर इलेक्ट्रॉन। ओके, ये फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। इसकी मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करेंगे। ये बॉन्ड टूटा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये आपस में इस H को ये
Cl रिप्लेस कर रहा है, तो अपना जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है H H H और यहाँ पे क्या आया Cl। जो फ्री रेडिकल H निकल रहा है वो Cl से रिएक्शन करके क्या बना देगा HCl। तो ऐसी रिएक्शन में H को कौन रिप्लेस कर रहा है Cl, लेकिन H जो निकल रहा है किस फॉर्म में निकल रहा है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल रहा है, और उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, दूसरा फ्री रेडिकल यानी Cl फ्री रेडिकल रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मैंने 3 आपको ये आइडिया दिया है कि कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, ये आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, आपको बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 Cl2, ठीक है, ये रिएक्शन दी, और ये जो प्रोडक्ट है वो ये बना हुआ है CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो बताइए ये किस टाइप की रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो आप कहेंगे सर ये हमको पता है ये फ्री रेडिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं CH2 और H, ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो फ्री रेडिकल बने होंगे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इसलिए आपने इसको इजीली पहचान लिया। तो लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स कब कब बनते हैं, लाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हो, पेरोक्साइड हो, SOCl2 हो या NBS हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और जब फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब हम बारी बारी से सबको पढ़ते हैं डिटेल से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको जो 2-3 बातें याद रखनी है वो हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल में जितना जो पहले से जो प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कार्बन चेन से यहाँ पर कोई XYZ कोई भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, जितना ये फास्ट निकलेगा, जितना ये जल्दी निकलेगा, रिएक्शन क्या होगी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें सब पहला पॉइंट होगा कि जो लिविंग ग्रुप है उसकी बेसिसिटी जितनी कम होगी उसकी लिविंग पावर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिविंग पावर ऑफ, ठीक है, उसको छोड़ के निकलने का पावर, लिविंग पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ ग्रुप। उसकी बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका इसका जो लिविंग पावर उतना क्या होगा, कम होगा, और बेसिसिटी जितनी कम होगी उसका लिविंग पावर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी बेसिसिटी जितनी कम होगी, बेसिसिटी क्या होगी, जितनी कम होगी उसकी क्या होगी, लिविंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं एक ऑर्डर लिख देता हूं। जैसे आपको पता चल गया होगा कि यहां बात करते हैं HF, ठीक है, HCl, HBr और HI, ठीक है। इन सब में सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, ये इजीली H+ आयन निकाल सकता है, गुड एसिड है, ठीक है। तो इसमें H+ निकालने के बाद में क्या बनेगा, F-, ये क्या बनेगा Cl-, और ये क्या बना Br-, और ये क्या बना I-, ठीक है। तो सबसे अच्छा एसिड ये, एसिडिक ऑर्डर क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिड है, ये एसिड का ये ऑर्डर है, ये सबसे अच्छा एसिड है। और जो सबसे अच्छा एसिड होता है उसका H+ निकालने के बाद में जो उसकी बेसिक नेचर होती है वो क्या होती है, कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनता है, वीक होता है। अच्छे एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, वीक होता है। तो इनमें सबसे जो वीक है, वीक एसिड या ये है वीक बेस, बेसिसिटी इसकी सबसे कम है, बेसिसिटी क्या है, इसकी सबसे कम है, और इसकी बेसिसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अब आप बताइए कि इनमें जो लिविंग पावर है सबसे आसानी से निकलने वाला ग्रुप कौन सा होगा। तो लिविंग पावर ये होगा, बेस्ट लिविंग ऑर्डर है, लिविंग ऑर्डर ये लिखें, जल्दी से कौन निकालेगा, I- निकलेगा, ठीक है, लिविंग पावर। उसके बाद Br, उसके बाद Cl और उसके बाद F। इस तरह से आप लोगों को ये आइडिया मिल जाता है कि जिसमें जितना ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी का ये होगा
इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी का वो देख रहे हैं। तो लिविंग ऑर्डर क्या होगा? लिविंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसका होगा? I माइनस का, उसके बाद में Br माइनस का, उसके बाद Cl माइनस का, उसके बाद में F माइनस का, ये लिविंग पावर होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम एक ऑर्डर बनाते हैं सारे मॉलिक्यूल्स का जो आपके काफी काम आने वाला है। तो वो देखिए, इसको आप नोट कीजिए साथ साथ में। अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसपे CF3 O माइनस, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। ठीक है, इसके बाद Br SO O और O माइनस, इसके बाद लिखिए आप CH3, ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, उतारते जाइए साथ साथ में। CF3 COO माइनस, यानी COO माइनस। इसके बाद हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, और लास्ट में है एसीटेट। ये आपके बहुत काम में आने वाला है। तो ये लिविंग पावर है। ये लिविंग पावर का जो सीक्वेंस है, ऑर्डर मैंने लिखा बड़ा बड़ा करके, तो आप इस तरह से लिखिए CF3 SO3 माइनस, Br SO3 माइनस। इस तरह से मैंने जो सीक्वेंस दी है आपको उतारनी है, ये सीक्वेंस आपको लर्न करनी है। यानी इनमें से लिविंग पावर सबसे ज्यादा क्या होगा? इसका होगा। और इनमें कंपेरिजन में जैसे बात करते हैं कि हाइड्रोक्साइड और एसीटेट में लिविंग पावर ज्यादा किसका होगा? हाइड्रोक्साइड आयन का लिविंग पावर होगा। तो ये आप लोगों को अगर ये याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, और कौन सी स्लो होगी। तो ये लिविंग पावर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम SN1 SN2 पढ़ेंगे तो लिविंग पावर का भी कहीं पर यूज करना होगा। तो आप ये सीक्वेंस याद रखिए। ठीक है, ये आप उतारिए तब तक। ये आपने उतार लिया। अब इसके बाद में जो लिविंग ऑर्डर उतारने के बाद में जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है, वो दूसरी बात ये याद रखनी है, बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप शुड बी लेस देन बेसिसिटी ऑफ इनकमिंग ग्रुप। जो दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप should be less than basicity of incoming group। ये याद रखना है। इनकमिंग ग्रुप की बेसिसिटी क्या होगी? लिविंग ग्रुप से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो वो रिएक्शंस क्या होंगी? ज्यादा इजीली होंगी और होंगी फास्ट भी होंगी। तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से आपको ये नोट करने के बाद में आपने देखा। जैसे मैंने रिएक्शन लिखा कि ये दो रिएक्शन लिख देता हूं, CH3 CH2 Cl, और ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, और एक यहां लिखता हूं CH3 CH2 OH, और यहां पे लिख दिया मैंने Cl माइनस। ठीक है, तो ये रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 में से। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? तो इजिली रिएक्शन नंबर 1 होगी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की जो बेसिसिटी है वो Cl माइनस आयन की बेसिसिटी से क्या है, क्या होगी? क्या लिखा आपने? बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए? पावरफुल होनी चाहिए। बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होगी? शुड बी लेस देन, यानी इसकी कम होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा पावरफुल कौन सा है? हाइड्रोक्साइड आयन की बेसिसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये इसको रिप्लेस करेगा इस तरह से। तो रिप्लेस करेगा तो यहाँ Cl
एलिमिनेट होगा, निकलेगा बाहर, उसकी जगह ये इसको लिखेंगे हम। तो CH3 CH2 OH और क्या रिप्लेस हो रहा है, Cl माइनस, बाहर निकल रहा है Cl माइनस। ये रिएक्शन नहीं हो सकती या नहीं होती। तो ये आपके 2 पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर याद रखना है और एक ये पता होना चाहिए कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, पावरफुल होगी, वो इसको इजीली रिप्लेस कर देगा। तो चलिए अब इसके बाद में ये 2 कंटेंट सीखने के बाद में अब हमको ये देखना है कि जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं वो 2 तरह की होती है, SN1 और SN2। तो हम पहले बात करते हैं SN1 और SN2 की। तो हम बात करते हैं SN1 की, SN1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S सब्स्टिट्यूशन, N क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें आपको जो बातें याद रखनी है वो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है कि ये रिएक्शन जो हो रही है ये 2 स्टेप्स में होगी, 2 स्टेप्स में। दिस मैकेनिज्म टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। खास तौर पे इसके अंदर क्या याद रखना है कि जितने भी ऐसे कंपाउंड्स, हम एल्किल हैलाइड की बात करें या कोई और अल्कोहल की बात करें जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इजीली बनता है, वो इस रिएक्शंस को शो करेंगे। तो इसलिए इसको आसान बनाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड, अगर एल्काइल हैलाइड की बात करूं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, वो इसको इजीली शो करेंगे। इसमें जो इंटरमीडिएट होगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। और जो अगली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो कि इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। क्या होते हैं इसमें, इन्वर्जन, ये क्या होता है इन्वर्जन, में सिखाता हूं आपको। इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ टेक प्लेस। इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, वो लिखते हैं। और ये जो 4-5 पॉइंट आपको हर वक्त दिमाग में रहना चाहिए। क्या 2 स्टेप्स में होंगी, टर्सरी एल्किल हाइड इसको इजीली शो करती हैं, या ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोकेटाइन इजीली बनता है वो इसको शो करते हैं। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है SN1 रिएक्शंस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, और इसमें इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। ये क्या होता है, हम मैकेनिज्म के दौरान पढ़ते हैं। तो मैंने बहुत इजी इसको फ्रेमिंग किया है। और इसमें अगर ये कायरलिटी प्रेजेंट हुई तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो रेसेमिक बनेंगे, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसेमिक प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसेमिक नेचर का होगा। ये 4-5 बातें आपको हर वक्त दिमाग में रखनी है। और अगर ये क्लियर है तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है इसको, SN1 मैकेनिज्म को बहुत ही सिंपल कर दिया है। अब चलिए हम पढ़ते हैं क्या होता है। तो देखो, जैसे मान लीजिए हम एक एल्किल हैलाइड का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, CH3 CH3 एंड Cl। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये यहां से डिस्कनेक्ट होगा फर्स्ट स्टेप, और टूटना होता है, वो स्लो रिएक्शन होती है, इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो। और ये टूटता है तो ये कार्बोकेटाइन बनता है, इस तरह से कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन आपको पता है कैसा होता है, प्लेनर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, ठीक है। और ये क्या निकल चुका है, इससे Cl माइनस निकल चुका है, पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन आप देख रहे हैं CH3 एंड CH3 कैसा होता है, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, ये प्लेनर कार्बोकेटाइन है। अब ये रिएक्शन स्लो होगी कि थोड़ी फास्ट होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है इस स्टेप पर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। जब बनते ही कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनना है तो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम ये फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, ये सेकंड स्टेप में। अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो भी आ रहा है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल में NU माइनस लिख सकता हूँ या OH माइनस लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस OH माइनस, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये इस पर आके अप्रोच करेगा। तो ये अपोजिट चार्ज कार्बोकेटाइन पर फास्ट रिएक्शन अप्रोच करेगा, जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए सेकंड स्टेप क्या होगी, फास्ट होगी।
और ये जा करके इस कार्बोकेटाइन से जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर ये कार्बोकेटाइन प्लेनर है, इस तरह से प्लेनर है, ओके देख रहे हैं आप। तो इस प्लेन पर ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या तो इस साइड से अप्रोच करेगा, 50% चांसेस इधर से हैं, और ये या फिर इस साइड से अप्रोच करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जब ये मॉलिक्यूल था, इसमें Cl इस साइड में जुड़ा हुआ है, इस साइड में Cl जुड़ा हुआ था, ठीक है। और अब जुड़ने वाला नया इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH भी इस साइड से आता है, सेम साइड से आता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटेंशन, एज इट इज रिटेन है ना, रिटेंशन, इन्वर्जन और रिटेंशन। तो इसमें क्या है कि अगर जिस साइड में Cl जुड़ा था उसी साइड में उसको हटा करके उसी साइड में क्या जुड़ जाए, OH माइनस जुड़ जाए, या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, तब तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन, यानी रिटेंशन हो गया। और इमेजिन कीजिए कि यहाँ Cl जुड़ा था और इस बार इधर हाइड्रोक्साइड आयन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा है। पूरी ज्योमेट्री इन्वर्ट होगी, पूरी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई, उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में आके जुड़े। तो ऐसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों ये पॉसिबिलिटीज दोनों क्यों है, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है, प्लेनर है। 50% चांसेस इधर से आके जुड़ने के होते हैं और 50% अपोजिट डायरेक्शन से आके जुड़ने के होते हैं। किसके, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के। पहले इसमें sp3 हाइब्रिडेशन था, Cl निकलने के बाद में जो इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि इंटरमीडिएट्स कार्बोकेटाइन के बारे में कि वो क्या होता है, प्लेनर होता है। अब प्लेनर है तो फिर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सेम साइड जैसे पहले से जो निकला था उसी डायरेक्शन से आके जुड़े, तब तो उसको क्या बोल देंगे, रिटेंशन, या फिर उससे अपोजिट प्लेन पर आके जुड़े, अपोजिट डायरेक्शन से आके जुड़े, तो उसका क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये रेसेमिक मिक्सचर बनेंगे। अगर मान लीजिए ये इस साइड से आगे जुड़ता है और ये मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मान लो, और ये अपोजिट डायरेक्शन से आके जुड़ता है तो क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, ऑप्टिकल नेचर जस्ट चेंज हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। तो 50% डेक्स्ट्रो बनने के चांसेस है, तो 50% लीवो मॉलिक्यूल बनने के चांसेस हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, रेसेमिक बनते हैं। ये बस यही बातें आपको खास से हैं जो याद रखनी है। तो चलिए जो आपका प्रोडक्ट बना तो हम लिख देते हैं एक बार, इसको किसी भी मोड में लिख देते हैं, CH3 एंड OH, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनना है, वो इसमें रेसेमिक मिक्सचर बनना है, जो यानी रिटेंशन भी हुआ होगा और इन्वर्जन भी हुआ होगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बनना है, रेसेमिक बनना है। तो इन 2 स्टेप्स में SN1 रिएक्शन होती है। तो फिर से देख लीजिए, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है, एक स्लो स्टेप्स, एक फास्ट स्टेप, ओके। आपको ये भी पता है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स क्या होती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, RTDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, ये स्लो स्टेप्स होती हैं, वो रेट डिटरमाइन करती हैं। तो स्लो स्टेप में देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो इसको मैं अगर केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो आप 12th क्लास में सीखोगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, ये कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के, और ये किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, यानी इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको RX, इस पर डिपेंड कर रही है, इसका पावर कितना 1, और प्रोडक्ट बनना जो भी तो सिर्फ इस पर ही डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब आप लोगों को यह भी आइडिया हो जाएगा कि इस मैकेनिज्म में SN1 में अगर मैं कंसंट्रेशन किसकी बढ़ाता हूं, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, तो रिएक्शन क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ज्यादा डाला हूं कम डाला हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म से हो रही है। तो SN1 मैकेनिज्म में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ये न्यूक्लियोफाइल आपने कम डाला है ज्यादा डाला है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है उस पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैं बोलूं कि SN1 मैकेनिज्म से हो रही है कोई रिएक्शन और कंसंट्रेशन की इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं या घटा देता हूं, तो बताओ कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन, इस एल्किल हैलाइड यानी मेन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, न कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। तो फिर से देखिए, SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होती है। टर्सरी एल्किल हैलाइड शो करते हैं, या टर्सरी कंपाउंड जो इजीली कार्बोकेटाइन बनाते हैं। इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रीअरेंजमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, क्या हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है, मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है, फिनाइल शिफ्टिंग हो सकती है, एल्काइल शिफ्टिंग हो सकती है।
तो जितना स्टेबिलिटी हो सकती है हर शिफ्टिंग में 1 to शिफ्टिंग की वजह से जो भी स्टेबिलिटी होगी वो कंसीडर की जाएगी, तो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही बनते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका फर्स्ट होता है, क्यों होता है आपने देखा, क्योंकि स्लो स्टेप ये है, इसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं, इसमें सिर्फ इसी की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम 12th के सिलेबस में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा एक पूरा चैप्टर है, और इस रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। अगर Cl यहाँ जुड़ा था, उसी डायरेक्शन में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तब तो रिटेंशन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आके जुड़ गया उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर, तो 50% पॉसिबिलिटी है इधर से आके जुड़े और 50% पॉसिबिलिटी है अपोजिट डायरेक्शन से आके जुड़े, इसलिए इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकते हैं, यानी प्रोडक्ट रैसमिक बन सकता है अगर मॉलिक्यूल में कायरलिटी हुई तो। ओके, तो ये हमने देखा, ये SN1 रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद में मैं आपको उसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर वगैरह दिखाता हूं। थैंक यू।